नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के YouTube चैनल पर। और गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज के पार्ट नंबर 3 की। प्लांट ब्रीडिंग जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने क्लास 12 के एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। आपको पता होगा, अगर आपने पिछली 2 पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए। फटाफट से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट कर। हमारा आज का टॉपिक है, हमने पढ़ा था विविधता का उत्पादन, और विविधता के उत्पादन में हमने कुछ 7 पॉइंट्स जो है कवर किए थे, और उन्हीं 7 पॉइंट्स को हम जो है यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या उन 7 पॉइंट्स को हमने पढ़ा था और उसके अंतर्गत हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है ग्रामीण। और ग्रामीण या इसको हम क्या है, डोमेस्टिकेशन। क्या कह सकते हैं? अरे भाई, क्या कह सकते हैं? डोमेस्टिकेशन। और डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि मनुष्य के द्वारा जंगली पादपों को खेती करने के लिए उगाया जाना, ठीक है, और उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। जंगली पादपों को खेती के लिए उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है भाई साहब। ठीक है, चलिए इसके आगे हम कुछ और नई चीजों की आपसे मुलाकात करवाते हैं। देखिए, इसके कारण देखो कौन कौन सी चीजें जो है संभव हो पाई है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्या ध्यान रखनी है कि इसके कारण फसलों में फलियों का झड़ना कम या समाप्त हो गया है। जो हम यहाँ पर विसरण की क्रिया पढ़ते हैं उसमें काफी ज्यादा जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या आई है? कमी आई है। और अच्छा हमें जो है इसका रेस्पॉन्स मिला है। किसका? ग्रामीण का। जो हमने जंगली पादपों को खेती के लिए उगाया था उनमें अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है। दूसरी चीज हमें क्या बेनिफिट मिला है यहाँ से? देखिए, दूसरी बेनिफिट जो है हमारे को मिला है कि इसके आकार में, इसके जो बीज हैं उनके आकार में और संख्या में, संख्या में भी क्या हुई है? संख्या में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है भाई साहब, वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से हमारे सामने ग्रामीण जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे हम बात करें तो इसमें जो है हम बात करेंगे कि ग्रामीण के वर्ण कौन कौन से हैं। ये ग्रामीण के दौरान वर्ण की प्रक्रिया जो है कितने प्रकार से हो सकती है। तो ग्रामीण के दौरान वर्ण की प्रक्रिया हमारा एक टॉपिक हो जाता है। तो ग्रामीण के दौरान वर्ण, और इसको हम इंग्लिश में देखें तो सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब देखो, ग्रामीण के दौरान वर्ण की प्रक्रिया में कैसे समझ सकते हैं? देखो, किसी भी समष्टि के अंदर अनेक प्रकार के अलग अलग जीन प्रारूप हो सकते हैं। क्या किसी भी समष्टि के अंदर अलग अलग प्रकार के जीन प्रारूप हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। और जो वर्ण है ना, या फिर चयन है, वर्ण या चयन है, ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई साहब? किसी भी समष्टि के अंदर चयन 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार है प्राकृतिक वर्ण और दूसरा प्रकार है कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण को हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और कृत्रिम वर्ण को हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण की हम यहाँ पर बात करेंगे। दोनों के अंदर डिफरेंस जो है यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं। किस तरीके से डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं? देखिए, ध्यान से समझना। देखिए, प्राकृतिक को हम नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं, और जो है कृत्रिम को हम क्या कह सकते हैं? कृत्रिम वर्ण को हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर, देखो प्राकृतिक वर्ण के अंदर तो जो वर्ण का या चयन का जो कारण होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, अब प्राकृतिक में आप पूछोगे कि इसमें वर्ण का कारक क्या होगा या कारण क्या होगा? तो वर्ण का कारण हम देख लेते हैं। वर्ण का कारण हम देखें तो इसमें क्या होगा? प्राकृतिक। कौन सा होगा? प्राकृतिक कारण होगा। प्राकृतिक में भी कुछ कारक आते हैं, जैसे कि जलवायु,
जैसे कि जलवायु, मृदा तथा जैविक कारक कारक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम की अगर यहां से हम बात करें तो ये जो है ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब? अरे हमारे द्वारा ही तो किया जाता है। अरे हम अनचाहे या अवांछित पादपों के परागकणों को किसी भी पादप के अंदर डाल सकते हैं या वांछित परागकणों को किसी भी पादप के अंदर डाल सकते हैं। आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके अंदर देखो जलवायु की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जैविक कारक हैं। और आगे बात करें हम इसके अंदर जनन की बात करें तो जनन में क्या होगा भाई? देखो ये पहला पॉइंट हम दे देते हैं और ये दूसरा पॉइंट हम दे देते हैं। यहां से जनन की बात करें तो इसके अंदर जनन किस प्रकार से होगा? देखो समष्टि में उपस्थित जो जीन प्रारूप हैं उनके द्वारा ही इसके अंदर क्या होगा? जनन होगा। समष्टि में उपस्थित जीन प्रारूपों के द्वारा, समष्टि में उपस्थित जीन प्रारूपों के द्वारा। और इसमें ध्यान रखना है आपको, चयनित जीन प्रारूपों के द्वारा। किसके द्वारा? चयनित जीन प्रारूपों के द्वारा ही इसमें क्या होगा? जनन होगा भाई साहब। अनुकूलन की बात करें, इसके अंदर थर्ड पॉइंट है अनुकूलन। आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण क्या है, या इसके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर कौन कौन से हैं? अनुकूलन की बात करें तो इसके अंदर अनुकूलन बढ़ता है। देखो प्राकृतिक के अंदर हमेशा अनुकूलन क्या होगा? बढ़ेगा। और इसमें ध्यान रखना है अनुकूलन आपको जिस दशा में हमने फसल का चयन किया है या किस्म का चयन किया है उसी दशा में अनुकूलन क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान रखना है चयनित की दशा में ही अनुकूलन बढ़ता है। अनुकूलन क्या होता है? चयनित की दशा में ही बढ़ता है। आगे हम बात करें 4 पॉइंट की, और 4 पॉइंट हमारे सामने आता है विविधता। क्या आता है भाई साहब? विविधता आता है। अरे जी हाँ, अरे लाडलो इधर देख लो फटाफट से। विविधता की बात करें तो प्राकृतिक के अंदर तो विविधता क्या होगी? अरे विविधता क्या होगी? अधिक बनी रहेगी। हाँ लाडाओ फटाफट लिख लो, इसको उतार लो अपनी नोटबुक में। चलो इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होगी भाई साहब? अरे विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। विविधता में क्या आएगी? अरे कमी आएगी भाई साहब। आगे हम बात करते हैं। देखो ये तो हमारा हो गया कौन सा? ग्रामीण। और ग्रामीण के अंदर हमने देख लिए 2 प्रकार के चयन जो है हम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में हमने पढ़ा था विविधता में उत्पादन के दूसरे पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था जनन द्रव्य। क्या पढ़ा था भाई? जनन द्रव्य मतलब जर्म प्लाज्म इसको हम कहते हैं। भाई साहब क्या पढ़ा था रे? अरे जनन द्रव्य पढ़ा था। और जनन द्रव्य को हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। अब सर ये क्या होता है भाई? अरे सर ये क्या होता है? अरे जर्म प्लाज्म कुछ नहीं होता, ये तो एक आनुवांशिक संसाधन है, आनुवांशिक पदार्थ है जिसके द्वारा किसी भी पादप या किसी भी किस्म के अंदर हम उसके गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। अरे भाई समझ में आई क्या रे? अरे समझ में आई क्या तेरे? क्या नहीं आई? चलो मैं लिख देता हूं इसको, देख लो। फसली पादप, फसलीय प्रजाति प्लस जंगली संबंधियों के संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य को, समझ में आ रही ना आपको बात? शॉर्ट में देखो, संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य को जनन द्रव्य कहते हैं या जर्म प्लाज्म कहते हैं। बात करें, देखिए यहां पर इस जनन द्रव्य को संरक्षित या संरक्षण देने का काम किसका है, या संग्रहित करने का काम किसका है? ध्यान रखिएगा लाडाओ, क्या NBPGR आपको ध्यान रखना है। क्या दोस्तों? NBPGR फुल फॉर्म बताओ क्या तुम्हें? चलो देख लो, फुल फॉर्म भी देख लो। द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज
आपको ध्यान रखना है कि एनबीपीजीआर के अंतर्गत जनन द्रव्य को संरक्षित किया जाता है, इसका संग्रहण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ICAR की एक यूनिट है एनबीपीजीआर। बात करें एनबीपीजीआर का मुख्यालय कहां पर है, तो ध्यान रखना है नई दिल्ली के अंदर। आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, अरे भाई स्टेब्लिश कब हुआ था ये, तो 1976 को हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था, 1976 को हुआ था। अब आगे बात करते हैं हम इसके बारे में कुछ नई जानकारियां कि हम फसलों के जीन प्रारूपों में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बना सकते हैं। क्या दोस्तों, मैंने क्या बोला कि फसलों के जीन प्रारूपों में, अरे जीन प्रारूपों में क्या करोगे रे भाई, अरे परिवर्तन करोगे। और परिवर्तन करने से क्या होगा, उनको हम हमारे मन इच्छा पड़े जैसा हम उनको बना सकते हैं और उनको मानव के लिए क्या बनाना है, उपयोगी बनाना है दोस्त। उपयोगी बनाएंगे तो क्या होगा, मानव उनका उपयोग करेगा। तो ध्यान रखना है फसलों के जीन प्रारूपों में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है जनन द्रव्य के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें जनन द्रव्य में निम्न लाइनें आती है दोस्त। क्या आती है, अरे मेरे भाई निम्न लाइनें आती है। और निम्न लाइनें कौन कौन सी आती है, तो उन सभी की हम बात करने वाले हैं बारी बारी से। चलिए फर्स्ट टॉपिक की हम आपसे चर्चा करते हैं। और हमारे पास में पहला टॉपिक आता है क्या, अरे पहला क्या आता है, देसी किस्में। क्या आता है मेरे दोस्त, अरे देसी किस्में तुम्हारे गांव वाली नहीं है ये। अभी देखते हैं, इसको समझते हैं। देसी किस्में, और देसी किस्मों को हम क्या बोलते हैं, लोकल रेसेस। क्या बोलते हैं दोस्त, लोकल रेसेस बोलते हैं देसी किस्मों को। अब बात करें ऐसी किस्में जिनका विकास योजना बनाकर नहीं किया जाता हो, ऐसी किस्में जिनका विकास योजना बनाकर नहीं किया जाता हो, उसे हम कहते हैं देसी किस्में। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अरे देसी किस्में कहते हैं। तो ध्यान रखना है ऐसी किस्में जिनका विकास योजना बनाकर, क्या बनाकर, अरे योजना बनाकर नहीं किया जाता हो, उनको हम कहते हैं क्या, अरे उनको क्या कहते हैं, देसी किस्में कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, अरे देसी किस्में कहते हैं। ऐसी किस्में लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जा रही होती है। ऐसी किस्में के कहां पर, अरे ऐसी किस्में लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जा रही होती है। ठीक है, राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये डॉक्टर लिख रहा है। आगे बात करते हैं हम। देखो देसी किस्में समझ में आ गई। ऐसी किस्में जिनका विकास योजना बनाकर नहीं किया जाता है और इनको किसी क्षेत्र के अंदर लंबे समय से क्या किया जा रहा हो, उगाया जा रहा हो, तो इनको हम देसी किस्में कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास में पॉइंट आता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट कौन सा आता है, अरे भाई साहब पुरानी अप्रचलित किस्में। कौन सी किस्में, अरे पुरानी अप्रचलित किस्में की हम बात कर रहे हैं दोस्त। दिख रहा होगा। अगर आपको इसका पूरा का पूरा PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन करना ना भूलें। आपको वहां पर सभी वीडियोस की जो है PDF अवश्य मिलती रहेगी। आगे इसकी बात करते हैं पुरानी अप्रचलित किस्मों की, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट वेरिएशन। क्या बोलते हैं दोस्त, अरे ऑब्सोलेट वेरिएशन इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूरा का पूरा बोर्ड पे अपना फोकस होना चाहिए। क्या लाडा, अरे बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए अपना। देखो ऐसी किस्में जिनका विकास योजना बनाकर किया जाता हो। क्या बोला रे लाडा, अरे ऐसी किस्में जिनका विकास योजना बनाकर किया जाता हो। अरे क्या बनाकर, अरे योजना बनाकर, ठीक है, किसी का मर्डर मत करना, योजना बनाकर। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी किस्में जिनका विकास क्या करके किया जाता हो, योजना बनाकर किया जाता हो। क्या, अरे भाई साहब विकास।
क्या किया जाता हो, विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, ये इस किस्म को बढ़ावा देने का काम है। ठीक है, योजना बनाकर करेंगे तो अच्छी उपज और हमारे सामने जो गुणवत्ता होगी वो भी बेहतर आएगी। चलिए बात करते हैं आगे। इन किस्मों का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पुरानी अप्रचलित किस्मों का जो है प्रयोग यहां पर लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। देखिए इनका प्रयोग जो है वर्तमान में नहीं किया जाता है। क्या मेरे दोस्त, अरे इनका प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है। क्या, अरे मेरे लाडा हो, उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बात याद रह जाएगी क्या रे, अरे याद रह जाएगी क्या रे। अरे तीसरे नंबर पे भी बात कर लेते हैं। अरे तीसरे नंबर पे बात करते हैं, खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्में, जनन द्रव्य की लाइनों की बात कर रहा हूं। पहली है देसी किस्में, दूसरी है पुरानी अप्रचलित किस्में और तीसरी है खेती के उपयोग में आ रही किस्में, खेती के उपयोग में आ रही किस्में। अब लाड़ाओं, इससे क्या समझे आप, अरे देखो वेरिएशन इन कल्टीवेशन, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं रे मेरे दोस्त, अरे वेरिएशन इन कल्टीवेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, कल्टीवेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं लड़ाओ। चलो आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। अरे इसमें क्या बात करते हैं, खेती के लिए, देखो खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्मों की क्या विशेषता है जो कि हमें ध्यान रखनी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है ऐसी किस्में जो उपज व गुणवत्ता के स्रोत होते हैं, ऐसी किस्में जिनके जीन उपज व गुणवत्ता के स्रोत होते हैं। भाई साहब, अगर आप ऐसी किस्म तैयार करना चाहते हैं जिसकी उपज बढ़ानी हो और जिसमें गुणों में परिवर्तन लाना हो, गुणों में अच्छाइयां लानी हो, तो आपको ऐसी किस्म का ही चयन करना पड़ेगा। भाई साहब, खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्म को आपको क्या करना पड़ेगा, अरे चयन करना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा भाई साहब। चलिए इनको नए क्षेत्र में, या हम कहते हैं यहाँ पर इनको नए क्षेत्रों पर ले जाकर उगाया जाता है, जिससे क्या मिलती है भाई साहब, अरे हमें नई किस्मों से उपज और गुणवत्ता में वृद्धि मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्म की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पे प्रजनन लाइनें। टॉपिक हमारा क्या है लाड़ाओं, प्रजनन लाइनें। ध्यान रखना है आपको, प्रजनन लाइनें या हम इसको कहते हैं ब्रीडिंग लाइन्स, ठीक है। 4 नंबर पे हमारा पॉइंट आता है प्रजनन लाइनें। क्या पॉइंट आता है भाई साहब, अरे प्रजनन लाइनें आता है पॉइंट, ठीक है। और इसको ही हम कह सकते हैं ब्रीडिंग लाइन्स, अरे क्या, अरे भाई साहब लाइन्स। अब ये क्या होता है सर की, अरे प्रजनन लाइन वर्ड आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है आपको, पादप प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा विकसित जो लाइनें होती है उनको ही कहते हैं प्रजनन लाइनें, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, अरे प्रजनन कार्यक्रम द्वारा विकसित लाइनें होती है, ऐसे ध्यान रखो आपको, ठीक है। विकसित लाइनें होती है भाई साहब, ठीक है। आगे हम बात करें इसके बारे में। देखो इनके अंदर ध्यान रखना है आपको, उपयोगी जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्त, उपयोगी जीन पाए जाते हैं। आपको बात ध्यान रखनी है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, उपयोगी जीन पाए जाते हैं, ठीक है। ये एकेडमिक लेवल है इसलिए मुझे लिखवाना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो इतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ध्यान रखना है आपको, प्रजनन लाइन है ब्रीडिंग लाइन्स, प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा विकसित लाइनों को ही हम कहते हैं प्रजनन लाइनें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में 5वां, और 5वें पॉइंट में हमारे पास में देखो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ध्यान रखना है, पहला है जंगली प्रारूप, डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। वह जंगली संबंधी
क्या दोस्त? अरे जंगली संबंधी की बात मैं कर रहा हूं यहां से आपसे। देखिए जंगली प्रारूप या जंगली संबंधी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो विल्ड फॉर्म्स एंड आपको ध्यान रखना है विल्ड रिलेटिव्स। क्या ध्यान रखना है? अरे विल्ड रिलेटिव्स ध्यान रखना है आपको, रिलेटिव्स। चलिए बात करते हैं जंगली प्रारूप, जंगली संबंधी क्या होते हैं। देखो जंगली प्रजाति, ये एक प्रकार की जो जंगली प्रारूप है ना, ये एक प्रकार की जंगली प्रजाति है। यह एक प्रकार की क्या है भाई? अरे मेरे दोस्त क्या है रे? अरे जंगली प्रजाति है। अरे लाडाओ बोल जाओ एक बार तो। अरे जंगली प्रजाति है और इससे क्या होगा? देखो किसी भी फसल की जो उत्पत्ति होती है ना, वो इसी से होती है। किसी भी फसल की क्या होती है? फसल की जो उत्पत्ति होती है वो किसी भी जंगली प्रारूप से होती है, या हम कहते हैं किसी भी फसल की उत्पत्ति किसी ना किसी जंगली प्रारूप से होती है। तो ध्यान रखना है आपको, फसल की उत्पत्ति किससे होती है? जंगली प्रारूप से होती है। बात करते हैं जंगली संबंधियों का क्या मतलब है कि सर ये भी समझा दो। चलिए समझाता हूं। उन प्रजातियों को कहते हैं जंगली संबंधी, उन प्रजातियों को कहते हैं, उन प्रजातियों को कहते हैं जो किसी फसल की पूर्वजों, जो किसी फसल की क्या हो भाई? अरे पूर्वजों। आप कोई भी फसल को उगा रहे हैं या काम में ले रहे हैं तो उससे पहले आप उन फसल के बीजों को कहां से लाए थे? अरे जंगल से नहीं, जंगल के बाद में जिस स्थान पर उस फसल को उगाया गया था और उस स्थान से आप जो है इस फसल के बीजों को लेके आए थे। क्या समझ में आएगा रे लाडा? अरे समझ में आएगा रे? उसको हम कहते हैं पूर्वज। मतलब जंगल के बाद में जिस स्थान पर हम लेके आए तो उसको हम कहते हैं पूर्वज। तो ध्यान रखना है आपको, जंगली संबंधी समझ में आ गया। स्टार लगा के एक पॉइंट की बात करता हूं आपसे, बहुत ही जबरदस्त है। और पॉइंट क्या है? देखो जंगली प्रारूप का संकरण, जंगली प्रारूप का संकरण यदि आप जंगली संबंधियों से करवाते हो या आप संबंधित प्रजाति से करवाते हो, संबंधित प्रजाति से जंगली प्रारूप का संकरण संबंधित प्रजाति से सरल होता है। लाइन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? लाइन ध्यान रखना है, बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। सरल होता है जबकि जंगली संबंधी से संकरण क्या होता है दोस्त? अरे कठिन होता है। क्या होता है? अरे कठिन होता है भाई, ध्यान रखना है। देखो दोबारा से समझाता हूं आपको, जंगली प्रारूप का संकरण यदि संबंधित प्रजाति से करवाते हो तो सरल होगा, लेकिन आपने क्या किया? जंगली प्रारूप का संकरण जंगली संबंधी से करवा दिया, जंगली संबंधी से करवा दिया तो संकरण कैसा होगा? अरे मेरे दोस्त कठिन होगा। पॉइंट ध्यान रखना है आपको। चलिए जो हमारे पास में आएगा वो आएगा विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक। विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक जो है हमारा पॉइंट यहां से रहता है। क्या दोस्तों? विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक जो है हमारा पॉइंट रहता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल जेनेटिक स्टॉक जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब कि सर ये क्या होता है? अरे भाई समझो इधर, अरे इधर देखो, बोर्ड पे देखो, मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। देखो इसमें जो है ना, इसमें उत्परिवर्तित लाइनें, इनको भी समझेंगे। देखो क्रोमोसोमीय विपथन युक्त लाइनें, क्रोमोसोमीय विपथन युक्त लाइनें, और इसके अंदर आ जाता है आनुवांशिक चिन्ह लाइनें, आनुवांशिक चिन्ह लाइनें। ठीक है, ये सारी की सारी इसके अंदर क्या होती है? शामिल होती है। किसके अंदर? अरे भाई स्पेशल आनुवांशिक स्टॉक के अंदर, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक के अंदर। अब दोस्तों समझो कि उत्परिवर्तित लाइनें क्या होती है। देखो जब किसी भी पादप के अंदर उत्परिवर्तन की क्रिया होती है
ठीक है, तो उसमें क्या बनते हैं, उसके अंदर जो है गुणों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो जो गुणों के अंदर परिवर्तन आया है ना, और उनको हमने क्या किया है, लाइनों को चयनित किया है, तो उत्परिवर्तन के पश्चात जो हमें गुण मिलते हैं उन्हीं लाइनों को हम कहते हैं उत्परिवर्तित लाइनें। क्रोमोसोम में विपथन युक्त लाइनें क्या होती है, देखो जब कायिक जनन होता है या कायिक जनन की क्रिया होती है तो उस समय क्रोमोसोम या गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, विपतन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, नए गुण वाले जो है क्रोमोसोम नए किस्म के पादपों के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो नए किस्म के पादपों में चले जाएंगे तो क्रोमोसोम में विपथन युक्त लाइनें होगी, आनुवांशिक चिन्ह वाली लाइनें होगी। तो ये सबके सब विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामने यहाँ, द्रव्य का वर्गीकरण। क्या नाम है, जनन द्रव्य का वर्गीकरण। ध्यान रखना है आपको, देखो वर्गीकरण यहां पर हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब ये क्या होता है कि सर देखो दो प्रकार से हम जो है जनन द्रव्य को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है ग्रामीण के आधार पर। किसके आधार पर, ग्रामीण के आधार पर। ध्यान रखना है, ग्रामीण के आधार पर। ग्रामीण की डेफिनेशन तो आपको याद होगी सही। और ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य को दो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है दोस्त, अरे दो वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग आपको समझना है, यहाँ पर देखो कृष्य जनन द्रव्य। क्या नाम है, कृष्य जनन द्रव्य। और कृष्य जनन द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, अरे क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म। क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है यहां से, क्या, जंगली जनन द्रव्य। क्या आता है, जंगली जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य को हम क्या कहेंगे, अरे विल्ड जर्म प्लाज्म इसको कहेंगे, विल्ड जर्म प्लाज्म इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, विल्ड जर्म प्लाज्म। अब समझते हैं कि कृष्य जनन द्रव्य क्या होता है और जंगली जनन द्रव्य क्या होता है। देखो खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियों को हम कृष्य जनन द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना है, खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां तो किसके अंदर आती है, कृष्य जनन द्रव्य के अंतर्गत आती है। बात करें देखो जंगल में उगने वाली प्रजातियां, कहां पर, अरे जंगल में उगने वाली प्रजातियां जो है किसके अंदर आती है, जंगली जनन द्रव्य के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ग्रामीण के आधार पर दो वर्गों में इसको बांटा है जनन द्रव्य को। और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हम यहां पर बांट सकते हैं किसके आधार पर, अरे उत्पत्ति स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति स्थान के आधार पर। ठीक है, और उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी जनन द्रव्य को दो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है भाई, अरे भाई दो वर्गों में बांटा है। ध्यान से देखना है इधर बोर्ड पे, क्या देखना है ध्यान से कि दो प्रकार कौन कौन से हैं। और पहला प्रकार हमारे पास में जाता है देसी जनन द्रव्य। क्या आ जाता है, देसी जनन द्रव्य। और देसी जनन द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडिजीनस जर्म प्लाज्म। क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करें तो विदेशी जनन द्रव्य। कौन सा है, अरे भाई विदेशी जनन द्रव्य। और विदेशी जनन द्रव्य को हम क्या कहेंगे, अरे भाई एक्सोटिक जर्म प्लाज्म इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि देसी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य क्या होता है। तो अगर अपने ही देश में जनन द्रव्य उत्पन्न किया जाता है तो उसको हम कहते हैं देसी जनन द्रव्य। अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य को हम क्या कहेंगे, देसी जनन द्रव्य। और विदेशों में या हम कहें अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य को हम क्या कहेंगे, अरे भाई विदेशी जनन द्रव्य यहां पर हम कहेंगे। आई होप आपने सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बात करें यहाँ पर इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा आपको, तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जाना और बायो मंत्र बाय प्रदीप सर के नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा जो है वहां से लिंक आ जाएगा या जो हमारा पेज है वो खुल जाएगा, तो वहां से आप जो है इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।